राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। जय भारता जय भारता जय भारता। आज हम बुलाएंगे श्री गुरुजी को, जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवनों में परिवर्तन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने लाखों लोगों की सहायता की है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो चलिए बुलाते हैं गुरुजी को। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी, ये जो विधा है, इसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें, उनकी सहायता कर सकें, देश के कार्य कर सकें। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। देखिए, वेदांग है जहाँ पर हम ज्योतिष का गणनात्मक स्वरूप, यानी जिस स्वरूप से ज्योतिष गणना करता है चांद सितारों की, नक्षत्र की, ग्रहों की, वह लेते हैं। उसी को आगे डेवलप करते करते उसके आधार पर कुछ फल बताने शुरू किए गए। धीरे 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 उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस की गई। और जिस प्रकार से हर साइंस का डेवलपमेंट होता है, ज्योतिष का भी डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ। लगभग दुनिया में हर चीज़ का, शास्त्र हो चाहे कोई विज्ञान हो, उसका एक डेवलपमेंट होता चला जाता है। ज्योतिष का भी उसी प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि जो ज्योतिष को केवल एक एंगल से देखते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 साल पुराने, और वो उसके अनुसार आज के ज्योतिष की तुलना करते हैं, वो लोग गलत हैं। क्योंकि उनमें भी बहुत परिवर्तन हुए। हर विधा में, हर शास्त्र में, हर दर्शन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो जो पहले दिन, ज्ञान के प्रथम दिन रहा होगा, वह निश्चित रूप से आज नहीं है। जो लाइफस्टाइल उस वक्त रहा होगा, निश्चित रूप से आज नहीं है। तो ज्योतिष भी एक ऐसा विज्ञान है, ये अलग तरीके का विज्ञान है, लेकिन ये एक विज्ञान है जिसके आधार पर लोग अपनी भी, अपने घर की भी, बच्चों की भी बड़ी सेवा कर सकते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि हर विधा, हर जो विज्ञान होता है वो इवॉल्व करता है, वो ग्रो करता है, वैसे ही ज्योतिष ने भी किया। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी इंडिया को छोड़ के कहीं और भी पनपी? क्या कहीं और भी ऐसी कोई विधा थी? प्रारंभ तो इसका भारत से ही होता है, लेकिन ये विधा जो है, या ये विद्या जो है, या ये विज्ञान जो है, ये पूरी दुनिया में है। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी है, और इसमें बड़ी रिसर्च हो रही है। डॉक्टर ब्राउन, चेज़विस्की, ये कीरो, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की और लोगों तक इसको पहुंचाया। उसके अलावा डॉक्टर बेंजामिन हैं, और इस प्रकार के लोगों ने इसका ज़बरदस्त रूप से प्रचार प्रसार भी किया और इसमें बहुत स्टडीज़ की। चाइना में, जापान में, दुनिया के हर देश में ये है। और ये नहीं कह सकते आप कि दुनिया के हर देश में अंधविश्वासी हैं। ज्योतिष अंधविश्वास की बात नहीं करता। तो वो लोगों को अभी में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों ये अंधविश्वास नहीं है और क्यों वो लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपने भीतर झांकने की भी आवश्यकता है। लेकिन बहरहाल जो आपका प्रश्न है, इसका जन्म भारत में अवश्य होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूमी, ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। इससे लोगों के भविष्य की चर्चा होती है, वर्तमान की चर्चा की जा सकती है इससे। और भारत के ज्योतिष तो वैसा विलक्षण ज्योतिष है जिसमें संतान की उत्पत्ति से पहले माता पिता को ये बताया जा सकता है कि आने वाली संतान हेल्दी हो, इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ इस प्रकार के हैं कि वो संतान बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगी। तो दिमाग की बात है, जैसे हाँ, मस्तिष्क कितना विलक्षण मस्तिष्क हो, ये ज्योतिष बता सकता है। और दुनिया के सारी प्रोग्रेस जो हुई है वो मस्तिष्क से हुई है। ये जो लोग कहते हैं कि केवल धन से होती है, ये बिल्कुल गलत है। मस्तिष्क का प्रयोग करने वाला धन कमा ले जाता है, और उसमें थोड़ी सी लीडरशिप होती है अगर, तो वह मालिक बन जाता है चीज़ों का। लेकिन ये ब्रेन की खेल है। तो ज्योतिष ब्रेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में ये जबरदस्त ज्ञान दे सकता है। ऐसा है भारत का महान विज्ञान।
गुरुजी, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पन पाई है, इसका उदय हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया, बट इंडिया में अगर आज मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ लोगों को ज्योतिष को लिमिट करते हुए देखा है कि बस उनकी शादी तक पता चल जाए, संतान कब होगी ये पता चल जाए। तो ज्योतिष का स्कोप क्या है? जैसा आपने कहा ब्रेन के बारे में बता सकता है, संतान होने से पहले उसके बारे में बता सकता है, तो उसका स्कोप क्या है? जबरदस्त स्कोप है, जबरदस्त। ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेद का है। आयुर्वेद जो है वह बीमारी को ठीक करने का ज्ञान विज्ञान तो है ही, लेकिन बीमार ना पड़े उसका भी ज्ञान विज्ञान है। इसलिए आयुर्वेद को स्वास्थ्य का विज्ञान बोला जाता है, रोग ठीक करने का विज्ञान नहीं। इसलिए आयुर्वेद जो पश्चिम की दवाई का सिस्टम है उससे आगे निकल जाता है। ठीक इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, ये आपको परेशानी में उलझने से पहले बता सकती है कि आप फला परेशानी में उलझ सकते हैं, बचने की कोशिश कीजिए। और बचने की कोशिश में इतना तो ज़रूर किया जा सकता है कि जो एक बड़ा फेमस उदाहरण है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर तेज़ बारिश हो रही है तो आप अगर छाता लगा लेते हैं ज्योतिष नाम का, तो आप फिर उतना नहीं भीगेंगे। हालांकि कर्मों का हिसाब तो देखिए सबको देना ही देना है ज्योतिष, लेकिन इतनी मदद ज़रूर करती है कि आपके कर्म को सुधारने की कोशिश करती है। तो मैं यूँ कहूँ कि ज्योतिष हमें एक राह दे सकती है कि हमें कैसे अपने कर्म सुधारने चाहिए। अब जैसे मुझे एक चीज़ याद है, विवाह की बात आपने भी छेड़ी कि लोग विवाह के बारे में पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? विवाह होगा, कब होगा, कैसा रहेगा, संतान होगी, घर होगा, पैसा होगा, रोकड़ होगा, बस खत्म। मान लीजिए कि उसका मंगल बहुत खराब है या उसके जो ग्रह हैं वो इस प्रकार से हैं, लड़का हो अथवा लड़की हो, जो भी आपकी संतान है, उसका चंद्रमा इस प्रकार का है कि उसके मूड में बहुत एग्रेशन है या उसकी अपेक्षाएं, उसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, तो विवाह नहीं टिकेगा। अब मान लीजिए रोकड़ है, होता रहो, अगर पैसा खाकर जिंदगी चल जाती, संतान हो जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो व्यक्ति को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है जो पैसे से कहीं बढ़कर होता है। तो ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि अपने बच्चे की ये कमियों को आप दूर कर लीजिएगा तो लाभ हो जाएगा। और जो लोग इस प्रकार से ज्योतिष की मदद लेते हैं तो वह अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रकाश फैला सकते हैं। जी गुरुजी, आपने हमें ये भी बता दिया कि हमें कैसे ज्योतिष का प्रयोग लेना चाहिए, सिर्फ अपनी मनी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए या वेल्थ अच्छी करने के लिए, शादी करने के लिए, सिर्फ इस तक लिमिट नहीं रहना चाहिए। हमें बड़ा सोचना है, हमें दिमाग तक जाना है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को विलक्षण कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्योतिष प्रयोग करना चाहिए। क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी होती हैं गुरुजी? दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसकी सीमाएं नहीं होती। असीमित तो कुछ भी नहीं है, असीमित कुछ नहीं है इस धरती के ऊपर। तो ज्योतिष की भी अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देखिए, इतना आप कर लीजिए लेकिन चिकित्सा सलाह लीजिए, क्योंकि वहाँ फिर ज्योतिष आपकी मदद नहीं करेगा, वहाँ चिकित्सा मदद करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा योग, थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा आयुर्वेद सबको आना चाहिए, क्योंकि जहाँ योग मदद नहीं कर पाएगा आयुर्वेद कर जाएगा, जहाँ आयुर्वेद नहीं कर पाएगा ज्योतिष कर देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गुंथी हुई हैं और छोटा छोटा सा भी ज्ञान अगर किसी को है तो वह स्वयं को और अपने परिवार को कहीं बेहतर तरीके से रख सकता है। जैसा आपने अभी कहा, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा आयुर्वेद, थोड़ा सा ज्योतिष सबको आना चाहिए। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि आप IRIW के अंडर यानी इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम जो आश्रम के अंडर है, उससे ज्योतिष कोर्स सीख सकते हैं, जहां आपको स्वयं गुरुजी से सीखने का मौका मिलेगा, है ना गुरुजी? हाँ, लेकिन मैं एक बड़ा खड़ूस मास्टर हूँ, तो आपसे मेहनत बहुत कराऊंगा, क्योंकि ये जो चमत्कारी वाला सिस्टम है ज्योतिष का, मैं इसे खारिज करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ये लोगों को भटकाने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ढेर सारे प्रश्न लाइए, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो ज़रूर पढ़िए। अब कुछ क्रैश नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस ये 4 चीज़ें याद कर लो, हो गए ज्योतिष, नाम में लगा दिया आचार्य, एक ऑफिस खोल दिया, अब लोग आ रहे हैं। फिर कोई कहता है कि हमको बगलामुखी की सिद्धि है, कोई कहता है माँ काली की सिद्धि है, कोई कहता है हनुमान जी की सिद्धि है। तो अगर ये सिद्धियाँ हैं किसी को तो फिर उसे भी ज्योतिष बनने की, उसे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो इन्हीं की सेवा करता रहे तो अपने आप सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी उसकी। ये सब वहाँ नहीं। तो आप बहुत ढंग से मेहनत कीजिएगा
और अपना अपने परिवार का भला कीजिएगा। प्रोफेशनल बनना कोई गुनाह नहीं है, आप भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, लेकिन मेहनत के बाद, जिससे इस विज्ञान का भला हो और लोगों को दुख ना दिया जाए, लोगों को ठगा ना चाहे, मैं साफ कहूँ तो। गुरुजी, आपने अभी मन की बात की, तो ज्योतिष में मन को कैसे भापा जाता है? देखिए, बहुत सरल है। चंद्रमा को हम देखते हैं, हाँ, चंद्रमा मनुष्य जाता, चंद्रमा क्या कह रहा है और डिटेल्स स्टडी करते हैं उसके। ऐसे नहीं कि फौरी तौर पे जाओ ये हो जाएगा, जाओ ये हो जाएगा, ये अहंकार भाव से नहीं, बड़ा गंभीर एक रिसर्च स्कॉलर की तरीके से आप चंद्रमा किसी की कुंडली में देख लीजिएगा, चाहे हाथ पर देख लीजिए, चाहे ज्योतिष से देख लीजिए, लेकिन कुंडली और बारीक चीज़ें बताती है। तो कुंडली, इसलिए मैं बाकी लोग अपना अपना उनका अपनी सोच है, मैं सब सोच को की कदर करता हूँ और मुझे ये अच्छा लगेगा कि मैं बहुत कुछ पढ़ूँ। कुंडली ये इसको बहुत बारीकी से दिखाती है। देखिए, दुनिया की अधिकतर अच्छाइयाँ, दुनिया की अधिकतर बुराइयाँ चंद्रमा से होती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छा चंद्रमा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बुरा चंद्रमा है। अहिंसा अच्छा चंद्रमा है, युद्ध बुरा चंद्रमा है। किसी की मदद करना अच्छा चंद्रमा है, किसी से कुछ छीन लेना, उसको ठग लेना, नुकसान पहुंचाना बुरा चंद्रमा है। मन शांत रखना, प्रसन्न रखना अच्छा चंद्रमा है। यदि कोई डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहता है या गुस्सा बहुत करता है, बुरा चंद्रमा है। अब इसको अगर आपने देख लिया तो फिर आप उसमें सुधार कर लीजिए, तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और अगर सुधार नहीं किए तो क्या होगा पता है? आपकी सेरोटोनिन, डोपामिन, पिट्यूटरी बॉडीज की प्रॉब्लम्स ये होंगी। उसके बाद ये आपकी बैकबोन, नर्वस सिस्टम, हार्ट, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, यहाँ सब जगह ये आपको परेशान करेगा। ये आपको काम नहीं करने देगा आलस से, या किसी के सामने जाके आपको जैसा प्रेजेंटेशन देना चाहिए नहीं दे पाएंगे, या तो चुप रह जाएंगे ज़रूरत से, या फिर ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, उसको नाराज करके चले आएंगे। आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि किसी का चंद्रमा खराब है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में फेल हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी में काम चला लेता है, क्योंकि वहाँ एक कुर्सी दी हुई है सरकार ने। लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको अपने दम से खड़ा होना है, वहाँ फेल कर जाएंगे। इसलिए चंद्रमा ये अच्छा होना ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए भी और साथ ही साथ जीवन में सफल होने के लिए भी। एक चीज़ और, चंद्रमा यदि ख़राब है तो माता, ननिहाल और जीवन साथी, इनसे संबंध बहुत अनस्टेबल होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, टूट भी सकते हैं। गुरुजी, आपने चंद्रमा के ट्रेट्स तो बताए, क्या सूर्य में भी ऐसा ही होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव है? सूर्य में भी हर ग्रह के साथ होता है। लोग शनि और राहु से डरते हैं, लेकिन राहु भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, शनि भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। मुझे याद दिलाना, ये रिजल्ट देता है वाले उस पर मैं बोलूँगा। फिलहाल मैं सूर्य की बात करता हूँ। पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, आत्मबल, लोगों को प्रभावित करने की शक्ति, कला, ये सब सूर्य अच्छा होने से आती है और ख़राब होने से चली जाती है। क्रिकेटर बहुत लोग हैं, गली गली में क्रिकेटर्स हैं भारत में जो अच्छा खेलते हैं, सभी नहीं कि वो बुरा खेल रहे हैं। हर शहर में एक अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन सारे क्रिकेटर तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, सारे तो टीम ए में नहीं आ रहे, सारे तो रणजी नहीं खेल रहे। ये डिपेंड करता है सूर्य किसका पावरफुल है। तो जितना अच्छा सूर्य होगा आप उतना ही तेज होकर चमकेंगे, और जितना खराब सूर्य होगा आप टैलेंटेड हो सकते हैं, चमक नहीं सकते। गुरुजी, आपने अभी कहा था कि मुझे याद दिलाना, राहु पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देता है, तो इस पर कुछ बताइए। देखिए, मैंने कहा राहु देता है, राहु छाया ग्रह है, नोड्स हैं, ये कोई पिंड नहीं है। ये बोलने का स्टाइल होता है, ये हर विषय के व्यक्ति का एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है। अब जैसे एक बहुत बड़े नामचीन बाबा जी हैं, वो कहते हैं शनि दौड़ेगा तुम्हारे पर, शनि चढ़ जाएगा, शनि चढ़ के दिखाए, शनि कैसे चढ़ जाएगा, इतना बड़ा होता है। ये कहने का तरीका होता है। उनके प्रोफेशन में भी इस प्रकार के कुछ वर्ड सेंटेंसेस ज़रूर होते हैं, दुनिया के हर प्रोफेशन में होते हैं। जैसे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जब गेंद आती थी तो आज उसका संबोधन अलग किस्म से होता है। उस वक्त क्या कहते हैं, उलीचो उलीचो उलीचो, लंदन लंदन उलीच उलीच। हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं। एक अद्वैताचार्य हैं, अद्वैताचार्य हैं, मैं समझ नहीं पाता, इत्तेफाक से मैंने उनका कोई वीडियो देख लिया, हालांकि मैं नहीं देखता।
लेकिन मैंने ऐसे देख लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कमजोर होता है वही ज्योतिष मानता है। हाँ, अगर किसी पे भाग्य आदि परिपूर्ण है तो उसको क्या जरूरत है? किसी का शरीर तंदुरुस्त है तो उसको दवाई की क्या जरूरत है? कोई ऑलरेडी डिग्री ले चुका है पीएचडी की, तो उसे 6-7 में फिर से बैठने की क्या जरूरत है? तो कहीं कोई कमी है, उसे ही तो दूर कर रहा है ना। फिर वो ये कहते हैं कि बाहर की चीजों पर अगर विश्वास करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम बाहर की चीजों पर डिपेंड, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये वो शख्स कह रहा है जो अपने सोशल मीडिया को उठाने में बड़ा पैसा खर्च करता है, भीतर से निकाल लेता ना, और उसमें लोगों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े इसलिए अपनी डिग्रीज लिखवाते हैं। भीतर से निकाल लो, आपकी आवाज, आपके ज्ञान में दम हो, निकालो। ये चीज़ों के सहारा लेने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो इस प्रकार की बेसिक पैर की बातें करते हैं। हर विज्ञान का अपना महत्व है, हर विज्ञान का, और उस महत्व की सराहना हमें करनी चाहिए। और बिना जाने बोलने वाला व्यक्ति कुपड़ होता है, वह अनपढ़ से ज़्यादा खतरनाक है समाज के लिए। आज हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ एक सूत्र आप बता दीजिए ताकि लोग अपना जीवन सुधार सकें। बहुत सरल से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा बस। ईश्वर या भगवान सबसे बड़ा है, उसके सामने ग्रह आदि ये सब बौने हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है वो हम ग्रह से, ग्रह एक लेबोरेटरी है कि जैसे लैब से हम चीज़ों को जानते हैं कि कमी क्या है, लेकिन अल्टीमेटली जाते डॉक्टर साहब के पास है। तो ज्योतिष भी वैसे ही है। हमने ग्रहों के अध्ययन से ये जान लिया कि कमी कहाँ है, लेकिन उसके बाद मंदिर जाकर या जिसके जो भी पूजा का तरीका हो, प्रार्थना करके, इबादत करके सलूशन वहाँ मिलेगा। तो ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट तो देखिए ईश्वर ही है। लेकिन यहाँ से हम जान रहे हैं, जैसे मैंने आपको चंद्रमा का बताया। दूसरी चीज़, यदि किसी व्यक्ति का जन्म रात में होगा तो उसे प्रतिष्ठित होने के लिए, चमकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में संघर्ष रहेगा। कितना सरल है, रहेगा ही रहेगा। और ये जो अंधविश्वास वाली बात है ना कि बच्चा भारी होता है कि बच्चा हल्का होता है, हर व्यक्ति अपनी खुशियां और अपने दुख सब अपने लेके आता है। वो बच्चा अभी बेचारा पैदा हुआ और लोग कहने लगते हैं घर पे ये भारी है। कैसे भारी हो गया? कोई 20-25 कुंटल का बच्चा है क्या? भारी है, बेमतलब की बात। खुद का भाग्य संभलता नहीं, खुद का भाग्य अच्छा है नहीं, बच्चे पर लोग डाल देते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? अपनी लग्न कुंडली देखिए। लग्न कुंडली का जो मालिक है, या अपना नवा घर देखिए, उसका जो मालिक है, अगर ये कमजोर है, अगर ये कमजोर है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। किसी की वजह से नहीं, आपके अपने कर्म, अपनी सोच, अपना प्रारब्ध, उसकी वजह से होगा। क्योंकि ग्रह केवल इंडिकेट करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर देते हैं हम, ठीक है, जिससे पीछे वाले को पता चल जाता है और वह साइड से निकल जाता है। लेकिन मोड़ रहा है कौन? आपका हाथ। काम कर रहा है किससे? दिमाग से। ठीक ऐसी ही जिंदगी होती है। तो ग्रह वहां पर इंडिकेशन देते हैं, और आप अगर उन इंडिकेशन को समझ सकते हैं तो परेशानियों से बच लेंगे, अपने घर परिवार को बचा लेंगे, नहीं तो फंसेंगे। अब जैसे ग्रहण का एक योग बनता है, ग्रहण हो रहा है कहाँ? आकाश में। आकाश में होने वाली क्रियाओं का प्रभाव धरती पर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य के साथ साथ चक्कर लगा रही है बाकी ग्रहों की तरह। चूंकि हम पृथ्वी पर हैं इसलिए हम स्टेशनरी महसूस करते हैं, लेकिन पृथ्वी भी वैसे ही घूम रही है। अब नोड्स हैं, चंद्रमा की ये नोड्स हैं, कोई ग्रह ग्रह नहीं है। अब चंद्रमा की नोड्स क्या करें? अगर ये चंद्रमा और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे लग्न है तो उससे चंद्रमा कहाँ बैठा है, अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इतना क्रोध होगा, इतना शक्की आप होंगे कि घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। राहु थोड़ी उतर आया, चंद्रमा थोड़ी जमीन पर उतर आया। ये घर गृहस्थी दवाई के लिए, अगर उपयुक्त दशाओं में दवाई हो। पुराने वैद्य दशा देखकर दवाई देते थे। ब्रिटेन में भी बहुत सारे वैद्य हैं और
एक ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर थे जो डॉक्टर भी थे, हाइपोक्रेटिस, अगर मैं उनका नाम सही याद कर पा रहा हूँ तो वो कुंडली देखकर दवाई देते थे, उनके मरीज जल्दी ठीक हो जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं दवाई देते हैं और उसमें कहते हैं 10% दवाई बाद में फेंक देना। ये सिंपल टोटका नहीं है कोई, ऐसा ही ये वहम नहीं, अंधविश्वास नहीं है, इसका प्रभाव है। और जिस चीज का प्रभाव है, हो सकता है कि बीच की चेन्स मिसिंग हो, लेकिन अगर प्रभाव है तो वह प्रत्यक्ष दिखेगा। तो मैंने आपको सूत्र बताएं, लगा लीजिए, अभी लगा लीजिए, आपको अभी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ही राहु चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर पड़ने लगेगा, खराब प्रभाव पड़ने लगेगा, तो मनुष्य थोड़ा सा डिप्रेस भी होगा या फिर उसको एग्रेशन होगा। और अगर ये प्रभाव शुक्र के साथ ट्राइन में आ रहा है तो क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, नाखून बैंगनी हो जाएंगे। अगर नाखून कछुआ की आकृति के समान है, उठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है। और अगर नाखून फ्लैट है, बहुत कम सोचता है, करता ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लोग इसे जानें, लोग इसे अपनी ज़िंदगी में उतारें, अपने और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करें, लोगों की मदद करें। चलते फिरते जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो चलते फिरते 1 सेकंड चेहरा देखा और आप बता सकते हैं कि भाई ये कमी है, इसे दूर कर लो। ये यूज़ है एस्ट्रोलॉजी का। गुरुजी, जैसे चंद्रमा का लहरों पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या वैसे ह्यूमन बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? लोग इसको रिलेट करते हैं? बिल्कुल। हाई टाइड के समय, और इसमें काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं, हाई टाइड के समय मेंटालिटी डिफरेंट होती है, लो टाइड के समय मेंटालिटी डिफरेंट होती है, पूर्णमासी के आसपास मेंटालिटी डिफरेंट होती है, एकादशी के आसपास और डिफरेंट होती है, और अमावस्या पर मेंटालिटी डिफरेंट होती है। क्योंकि हम लोग आज उतने संवेदनशील नहीं रह गए, तो अपने भीतर के, अपने दिमाग, अपने मन के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बारीकी से देख ही नहीं पाते जब तक कि कोई बड़ी समस्या ना पैदा हो जाए। लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरीके से आता तो ज़रूर है, पशु पक्षियों तक पर आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान हम रखें अगर, तो डेफिनेटली बहुत परेशानियों से हम बच सकते हैं। और इस पर काफ़ी रिसर्च है, ऐसा नहीं, बल्कि एकादशी की डाइट और मून डाइट सेम है। मून डाइट नाम क्यों रखा गया इसका, है ना? मून डाइट आप कहीं भी इसको टटोलिए, देखेंगे आप, मून डाइट लेनी चाहिए। व्यक्ति का वेट रेगुलेट होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो मून डाइट का, एकादशी की डाइट है। तो इस प्रकार से हमें ज्योतिष को समझना है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी विज्ञान अपूर्ण है। बायोलॉजी अपने लास्ट लेग में नहीं आई है, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं आई है, आइंस्टीन का झगड़ा अभी सुलझा नहीं है, नई नई थ्योरीज लगातार आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चैलेंज्ड हैं। रिसेंटली एक झारखंड के युवा ने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को चैलेंज किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में जिसमें फुल स्टॉप कुछ नहीं होता है, और वहाँ लगातार प्रोग्रेस होती है। एक डॉक्टर कहते हैं टमाटर ख़राब है, दूसरे कहते हैं अच्छे हैं। एक रिसर्च कहती है आलू फ़ायदेमंद है, दूसरी रिसर्च कहती है नहीं है। एक रिसर्च कहती है मीट खाना चाहिए, दूसरी रिसर्च कहती है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक रिसर्च कहती है अंडा खाना चाहिए, दूसरी कहती है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये हर विज्ञान के साथ होता है, डेवलपमेंट होता है। दरअसल जब हम ज्योतिष या ज्योतिषियों की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि फुल स्टॉप हो चुका है, अब हमारा राइट है, क्योंकि ये इंडिया को बिलोंग करता है, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इसलिए हमारा राइट है इसको क्रिटिसाइज़ करना। और मैंने बड़े बड़े राष्ट्रभक्त भी देखे, बड़े बड़े ऐसे लोग देखे जो भारत की संस्कृति के पुरोधा लोग हैं, वो भी इस भाव से ग्रसित हैं। लेकिन ठीक है, हर प्रकार के लोग होते हैं समाज के अंदर, लेकिन मेरा ज्योतिष पर विश्वास है और ऐसे ही नहीं जमा। ज्योतिष को क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैं पढ़ा था ज्योतिष, बाद में मैं कब स्वयं इसका मुरीद हो गया और इसे मैंने खूब पढ़ा, और कितना लंबा समय हो गया, 25-26 साल हो गए इसे पढ़ते पढ़ते, शायद उससे भी ज़्यादा, 35-40 साल हो गए पढ़ते। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं। लोग तो आयुर्वेद को भी कटघरे में ले जा रहे थे, लोग तो ज्योतिष को भी कटघरे में ले गए थे, तो लोग तो योग के भी विरुद्ध थे। तो भारत के ज्ञान विज्ञान के प्रति लोगों का ऐसा दुराग्रह रहता है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से आज के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रतिष्ठा दिला रहे हैं भारत के विज्ञान को।
आनंद आ गया गुरुजी। आज जो ज्योतिष पे चर्चा हुई है उससे मुझे भी सोचने का बहुत मौका मिलेगा और मैं भी इस पे चिंतन करूंगी। और मुझे लगता है जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें रीथिंक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। अपने अंगूठे की लंबाई देखते रहें, अपनी उंगलियों की लंबाई और नीचे के फ्लैंज की मोटाई देखें। पैरों की उंगलियां अंगूठे से लंबी हैं तो क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये देखें और 100% रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही हूबहू होगा। तो ये तो अद्भुत विज्ञान है, मुझे भी बड़ा आनंद आया। तो आगे आप सबको और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मिलने वाले हैं और अगले थर्सडे तक के लिए हम फिर से आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए सबको राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी को राम राम। मेरा नाम अपर्णा है और मैं पावन चिंतन धारा आश्रम के IRIW प्रकल्प से ज्योतिष प्रवीण की छात्रा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे गुरुजी पवन सिन्हा के सानिध्य में प्राचीनतम विद्या सीखने और समझने का मौका मिला। ऐसे तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बातें ऋषि मुनियों के शोध के मजबूत धरातल पर आधारित पढ़ाई और सिखाई जाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चमत्कारिक या व्यवहारिक बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे हमें स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, इन सारी चीज़ों का समन्वय, ग्रहों और नक्षत्रों की गति आदि के विषय में बहुत ही साधारण तरीके से और एग्जाम्पल के साथ सिखाया और पढ़ाया जाता है। जैसे कि मंत्रों का उच्चारण कब करना चाहिए, मंत्रों की क्या गति होती है, उन्हें कब यूज़ करना चाहिए, ये तथा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने गुरुजी की छत्र छाया में सीख पढ़ और समझ रहे हैं। मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो ज्योतिष पढ़ना या सीखना चाहते हैं वह IRIW से जुड़ें तथा अपने ज्ञान का और अपने समय का सही उपयोग करें। जय भारता, जय भारता।